पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के 3 विधायक देहरादून पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि ये नेता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने देहरादून पहुंचे हुए हैं। इन नेताओं में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुख सरकारिया भी शामिल हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि वो पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समाधान वही होगा जो आलाकमान चाहेगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पहुंच चुके हैं, यहां पर अपने घर में मौजूद हैं। अब वो मीटिंग के लिए जाएंगे होटल में, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फाइनली आखिरकार वो नेता यहां आ ही गए देहरादून आपसे मिलने के लिए। ये स्वाभाविक है, मैं पंजाब का प्रभारी हूं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ करके अपनी बात कह सकता है। और ये तो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, राज्य के भविष्य हैं, स्तंभ हैं, और उनकी क्या बात है मैं ज़रा सा जानूंगा और इसीलिए मैं उनसे भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। बात यह है कि अमरिंदर सिंह को हटाने की बातें हो रही हैं और सिद्धू गुट ये चाहता है कि मुख्यमंत्री उनका, वो भी तब जबकि इलेक्शन सर पे है। तो इसमें आप किस तरीके से हल निकालने वाले? अभी कहा नहीं जा सकता कि वो क्या चाह रहे हैं। जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तभी मैं ये बता पाऊंगा कि वो क्या चाह रहे हैं, और समाधान तो वही होगा जो कांग्रेस हाईकमान करेगा, जो पार्टी नेतृत्व करेगा, और सब लोग पार्टी नेतृत्व की बात को मानेंगे। पर खबर ये भी है सर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मिलने का वक्त नहीं दिया, इसलिए ये कहा गया कि आप प्रदेश प्रभारी से मिलने जाइए, और वो यहाँ मिलने आए। यानी अब आप कल भी मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये था कि हम दिल्ली भी जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो यहाँ उपलब्ध हूँ, आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाइए। तो लेकर बाद में उन्होंने बैठ करके तय किया, नहीं हम हरीश रावत जी के पास पहले जाएंगे। तो ये उनका अपना विश्वास है। फाइनल हल आप इसके बाद जो आज जो बैठक होगी उसके बाद आप दिल्ली रिपोर्ट करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि क्या सिचुएशन है। और अमरिंदर सिंह सिद्धू के बीच जो विवाद है वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से, उस दिन से जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सर। वो स्वाभाविक है, जब आप अलग अलग ध्रुवों के लोगों को जोड़ते हैं तो बहुत समझ तक खटर पटर रहती है, लेकिन उसके बीच में रास्ता निकाला जाता है। हमने पहले रास्ता निकाला था, अब मैं देखता हूं कि क्या कारण अचानक ऐसा पैदा हुआ है जिसके कारण विधायक गणों को कुछ कहना पड़ा है और वो यहाँ तक मेरे पास आ रहे हैं। और यदि मेरी स्थिति का समाधान होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर मैं ऊपर पार्टी हाईकमांड के सामने रखूंगा। नौबत टूट की नहीं है सर, आपको पहले दिन से इस बात की। अमरिंदर सिंह को चैलेंज दिया गया है, सिद्धू के अध्यक्ष बनने से अमरिंदर सिंह को चैलेंज मिला है पंजाब में, और वो भी तब जबकि इलेक्शन सर पे। ऐसा कहीं नहीं है, अमरिंदर सिंह जी ने खुद स्वागत किया है, पूरे देश ने देखा है, और बिना अमरिंदर सिंह जी की सहमति के हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि जो भी आपका निर्णय होगा मुझे मान्य होगा और आगे भी मान्य रहेगा। आज कितनी देर ये बैठक आपको लगता है चलेगी? आपको कब तक लगता है मसला सुलझेगा? देखिए, ये एक प्रोसेस है। आप जब एक प्रोसेस में होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कितना समय लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब लोग एक झंडे के नीचे, कांग्रेस के तिरंगे के नीचे 2022 की जीत के लिए काम करेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान तो सामने नहीं आया। हालांकि एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ आपात बैठक की, जिसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। इस बैठक में देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी शामिल रहे। पंजाब कांग्रेस पर हुई आपात बैठक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, तृप्त बाजवा का फोन आया जिसमें उन्होंने आपात बैठक बुलाने के लिए कहा। पीपीसीसी कार्यालय में दूसरे साथियों के साथ उनसे मुलाकात की, आलाकमान को स्थिति से अवगत कराएंगे। और अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, अब यहाँ पर हरीश रावत ने भी कह दिया है कि पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। फैसला तो लिया ही था पार्टी आलाकमान ने इससे पहले सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, लेकिन बात वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। देखिए, आला कमान फैसला लेता है उसको पार्टी में अमूमन लोग मान लेते हैं, लेकिन जब आला कमान कोई फैसला लेगा तब उसको किस तरह से मनवाएंगे हरीश रावत को तय करना है। हरीश रावत खुद एक असहाय
नेता की तरह बात कर रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कह दूंगा कि मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो अगर हरीश रावत जो राज्य के प्रभारी हैं वो इस तरह से बात करेंगे तो जिस तरह की अनुशासनहीनता या जिस तरह की बगावत या जिस तरह की गुटबाजी पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है वो कतई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है, जब प्रभारी महासचिव जो प्रदेश में रसूख रखता है उसकी बात को सबको ध्यान से सुनना पड़ता है। पार्टी का वो एक तरह से नुमाइंदा होता है, पार्टी के नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच पुल का काम करता है। अगर वही इस तरह से असहाय होने वाला बयान देंगे तो इसका मतलब साफ है कि वो भी रोज रोज के झगड़े से आज ही जा चुके हैं, रोज रोज की परेशानियों से रोज रोज आला कमान और प्रदेश के नेताओं से बात करके परेशान हो चुके हैं और इसलिए वो फोकस करना चाहते हैं उत्तराखंड में। उनको लगता है कि उत्तराखंड में सरकार बन सकती है, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसलिए उनको हर तीसरे दिन पंजाब की समस्या के लिए सुलझाने के लिए या तो दिल्ली में या फिर देहरादून में या पंजाब जाके बैठक करनी पड़ती है। तो मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि इसको सुलझाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। हरीश रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महासचिव हैं, तमाम सहयोगी उनके पास हैं, तमाम उनके पास चैनल हैं, तमाम एक्सपीरियंस उनके पास है, बावजूद इसके वो कांग्रेस का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहराई तक दो गुटबाजी जो है पंजाब कांग्रेस में हावी हो गई है। बिल्कुल, और दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर देखिए, इससे पहले यहाँ पर अरुण ने भी यही बात कही कि अब परेशानियां और चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं हरीश रावत के लिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो इस हलचल को संभाल पाएंगे या फिर नहीं। हरीश रावत का ये कहना है कि अगर ये बात हाईकमान तक जाएगी तो जब पहले मैं इन पर बातचीत करूंगा और फिर मेरे होने का मतलब क्या है। हरीश रावत का ये कहना है कि मैं पंजाब का अगर प्रभारी मुझे बना के रखा है पार्टी ने तो मैं कहीं ना कहीं दोनों के बीच ये संतुलन साध पाऊंगा, लेकिन हरीश रावत के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। और जो मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं इस वक्त, वो माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के हैं। तो ऐसे में हरीश रावत एक तरफ अगर फेवर दिखाएंगे तो क्या अमरिंदर सिंह से उनकी नाराजगी सामने नहीं आएगी। हरीश रावत माना ये खबरें ये भी है कि हरीश रावत हो ना हो कल तक चंडीगढ़ जा सकते हैं और अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। यह भी हरीश रावत ने कहा है कि मैं इसके बाद अमरिंदर सिंह से भी बातचीत करूंगा। ये भी बातें आ रही हैं कि जो विधायक यहाँ पर या मंत्री यहाँ पर मिलने आए हैं वो क्या यहाँ से दिल्ली जाएंगे। तो हरीश रावत का कहना है कि ये उनको तय करना है कि उन्हें दिल्ली जाना है या वापस यहाँ से चंडीगढ़ लौटना है। तो अब हरीश रावत पर बहुत कुछ निर्भर है। हरीश रावत इस वक्त आप देख सकते हैं जो हमसे आगे जो कार चल रही है इनोवा, इसमें हरीश रावत मौजूद है और हरीश रावत के घर से जो होटल है लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। हरीश रावत इस वक्त होटल पहुंच रहे हैं। तो हरीश रावत का कुल मिला के कहना है कि मेरे होने का मतलब यह है कि अगर मेरे होने के बावजूद वहां पर फ्रैक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाकामी हरीश रावत की भी मानी जाएगी। और जो बात अरुण ने कही कि हरीश रावत यहां पर इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, एक्स सीएम रह चुके हैं और ये भी बातें हैं कि अगर 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड में जीतती है तो हरीश रावत को यहाँ मुख्यमंत्री का वो एक फेज भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो तमाम हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस भी मैनेज करनी है और पंजाब कांग्रेस के झगड़े भी सुलझाने थे। ऐसे में हरीश रावत की कोशिश ये है, उनका कहना यह है कि मसला जितनी जल्दी सुलझेगा उतनी चीजें सरल होंगी, लेकिन पंजाब में जो कुछ चल रहा है वो हरीश रावत भी जानते हैं कि वो इतना आसान उसे सुलझाना नहीं है। शिवानी, बिल्कुल दीपांकर, ये आसान बिल्कुल नहीं है और चुनौतियां और परेशानियां हरीश रावत की अब यहाँ पर और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर कांग्रेस विधायकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इशू है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि नहीं हो रहे, इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर और उसमें सबसे पूछ ले अलग अलग चाहे और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह is still the most loved face in Punjab and the entire Congress is with him, especially the High Command. What 5 stooges or 5 ministers or 5 actors says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं है। वहीं न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दफ्तर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है
जिसमें सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की गई है कि वो सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग होने के लिए कहें। कैप्टन की ओर से वार हुआ तो सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने भी सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया और पाकिस्तानी नागरिक अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि कैप्टन के उन पर किए गए हमले की वजह से मजबूरन उन्हें ये फोटो शेयर करनी पड़ी है। और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, यहां पर जिस दिन से कांग्रेस अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, क्या माना जाए, क्या उसी का नतीजा है कि आज घमासान इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। देखिए, हिंदी में कहावत है शिवानी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ गया। तो पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू को ही कंट्रोल करने में इतनी मुश्किल आ रही थी, केंद्रीय नेतृत्व को भी और अमरिंदर सिंह को भी। ऊपर से उन्होंने दो ऐसे सलाहकार बना लिए जिन्होंने कश्मीर से लेकर के और इंदिरा गांधी तक पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी। खुद अमरिंदर सिंह के निजी जीवन, जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से इसके पहले बहुत कम बात हुई थी और अगर विरोधी भी उसका सम्मान करते थे। हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है कि राजनेताओं के निजी जीवन का सम्मान करते हैं लोग। विपक्ष के दल के नेता भी कड़ी से कड़ी, कड़वी से कड़वी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जब उनके दल के लोगों ने ही खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निजी जीवन की तस्वीरें साझा की, उन पर टिप्पणी की, खुद कांग्रेस पार्टी के जो नेता रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, एक तरह से बड़ी कद्दावर नेता कांग्रेस में मानी जाती है इंदिरा गांधी, उनके विवादास्पद कार्टून को शेयर कर रहे हैं, विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह को सलाह दे रहे हैं सिद्धू के सलाहकार कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इससे पंजाब का नुकसान होता है। तो इस तरह की बातें सिद्धू को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल था, अब उनके दो एडवाइजरों को कंट्रोल करना उनसे भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसलिए ये जो समस्या हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नवजोत सिंह सिद्धू का समानांतर सत्ता संगठन चलाना। वहां पर सूबे में एक मुख्यमंत्री होता है, एक पार्टी का अध्यक्ष होता है, अगर दोनों के बीच तारतम्य न हो किसी भी दल में तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत ही रूटीन नहीं है, किसी मौके पर फोटो खिंचाने के लिए एक दूसरे से गड़बैयां डालते हुए मुस्कुराते हुए दिख जाना अलग बात है, लेकिन मतभेद और मनभेद दोनों को भुला करके इकट्ठा होकर के साथ चलना बहुत मुश्किल है। और पंजाब में ये मतभेद और मनभेद दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है, जबकि चुनाव सामने। बिल्कुल, और दीपांकर भट्ट भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आपने इससे पहले हरीश रावत से बात भी की थी, आपको क्या लगता है आज जब उन नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, तो क्या उनको सलाह देने वाले हैं? बिल्कुल, उनका ये कहना है कि मेरी नवजोत सिंह सिद्धू से भी बातचीत हुई है, हाईकमान से भी मेरी बातचीत हुई है, और ये जो नेता है ये किस बात से नाराज है, जो बात यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो गया है, पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी यूपी बीजेपी। बड़ी खबर, सितंबर से हर महीने 3 प्रोग्राम होंगे, यानी कि रणनीति तैयार हो गई है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का मिशन 2022 यूपी विधान चुनाव का रोड मैप अब तैयार हो गया है और पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाएगी यहां पर यूपी बीजेपी, जहां पर सितंबर में से पीएम मोदी के 3 कार्यक्रम हैं और हर महीने ये लगेंगे। उत्तर प्रदेश में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही संगठन के कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। यानी कि जो चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी और अब उसका रोड मैप तैयार हो गया है कि किस तरह बीजेपी यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। पीएम मोदी का चेहरा उसमें प्रमुख होने वाला है, उनकी प्रमुखता का वहां पर प्रयोग किया जाएगा और सितंबर से हर 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यतेंद्र, और क्या जानकारी है? यतेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया है बीजेपी ने और अब यहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा उसकी रणनीति पूरी तैयार हो गई है, जहां पर यूपी बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है। यानी कि उनकी लोकप्रियता का फायदा यूपी विधानसभा चुनाव में भी लेने की पूरी कोशिश में है यूपी बीजेपी। और इससे पहले आपको बता दें कि जो जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कई बार यूपी के दौरे में गए हैं और वहां पर जो यूपी के जो नेता हैं उनको भी, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस बार चुनाव लड़ने की सलाह दी गई है। और एक बार फिर अब बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर क्या घमासान चल रही है सत्ता के लिए, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। और दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर में अब बैठक भी शुरू होने वाली। दीपांकर, अब क्या लगता है इस घमासान से कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं हरीश रावत की? अब बिल्कुल, अब से माना जा रहा है कि 15 मिनट में हरीश रावत पहुंच जाएंगे उस होटल में जहां पर पंजाब से नेता पहुंचे हैं। और हरीश रावत की कार आप देख सकते हैं हमारे मुजनी के काफिले के यहां पर साथ है। और हरीश रावत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हरीश रावत को 73 उनकी एज है। उन्हें एक तरफ उत्तराखंड में भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला है। उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल वो भी हरीश रावत के फेवर के अध्यक्ष है। ऐसे में हरीश रावत को जहां उत्तराखंड कांग्रेस के पूरे मसले सुलझाने हैं, इलेक्शन लड़ना है, वहीं पंजाब में कैसे वो दो बड़े नेताओं नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह में संतुलन साध पाएंगे, दोनों को क्या समझा पाएंगे। अमरिंदर सिंह का अपना एक राजनीतिक कद है पंजाब में, और पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिक्स अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में सिद्धू की वहां एंट्री होना, फिर सिद्धू का वहां अब खुद को स्थापित करने की कोशिश करना, अब संगठन से सरकार में दखल देना, ये सारी बातें। और ऐसे में हरीश रावत खुद इन चीजों को उत्तराखंड में झेल चुके हैं। 2016 में हरीश रावत के खिलाफ खुद यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने बगावत की थी, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। साल 2002 में जब नारायण तिवारी की सरकार थी और हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष, तब उन्होंने यहां पर मोर्चा खोला था। ऐसे में हरीश रावत के पास इस बात का अनुभव पूरा है कि कांग्रेस के अंदर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको साधा किस तरीके से जाए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनका जो भरोसा बतौर प्रभारी उन पर अभी भी बना हुआ है, पंजाब का चार्ज अभी भी उनके पास है। तो क्या हरीश रावत बतौर पंजाब के प्रभारी यहां पर एक सक्सेसफुल लीडर साबित हो पाएंगे? क्या पंजाब को इस क्राइसिस से निकाल पाएंगे? और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट को रिपीट करवाना, वो हरीश रावत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अगर वो वहां पर प्रभारी लगातार बने रहते हैं। पर फिलहाल तो यह है कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच ये जो जंग छिड़ी है, सियासी जंग, इसको हरीश रावत कैसे सुलझाएंगे, शिवानी, ये बड़ा चैलेंज है। अब से कुछ मिनटों के बाद बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिर संतुलन वो बना पाएंगे या फिर नहीं। वहीं पंजाब कांग्रेस में हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कैप्टन खेमे के कई मंत्रियों ने सिद्धू से प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, प्रेस नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सलाहकारों के बयान से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी में पंजाब में खाना जंगी चल रही है, टोटल फेलियर गवर्नमेंट है कि इन्होंने 56 महीने तो सरकार के सुखों को भोगा, गाड़ियों घोड़ों अपनी तनख्वाहें ली, कोठियों में रहे, और अब 56 महीने बाद ये कह रहे हैं जब सरकार के जाने का समय आया है कि सरकार सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। ये मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता कांग्रेस को ही बदलना चाह रही है। वही एमएलए हैं जो कल तक दरबारी थे कैप्टन के, आज वो दरबारी बन गए हैं सिद्धू के। 4.5 साल से अधिक का समय ये सरकार पूरी तरह फेल रही, अपने कोई काम नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर की लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक अब ये सारा ठीकरा जो है वो कैप्टन के ऊपर डालेंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार था और हम अब नया कैप्टन लेके आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में। लेकिन पंजाब की जनता सब समझती है वो कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली और 2022 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी चुनाव पर बीजेपी का बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव का रोड मैप अब तैयार कर लिया गया है। पीएम की लोकप्रियता के आधार पर अब चुनाव लड़ेगी यूपी बीजेपी। बीजेपी के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां पर बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सितंबर से हर महीने प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर यूपी चुनाव पर बीजेपी का बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव का रोड मैप अब तैयार कर लिया गया है और यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है?
देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी चुनावी अलर्ट मोड में आ गई है और खुद 2 दिन से प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली में हैं और इस पूरे कार्यक्रम में किस तरह से प्रधानमंत्री का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सकता है और मुख्यमंत्री योगी के जो काम है और जो कोरोना काल में जो काम है उनको किस तरह से चुनावी फसल में उसे तब्दील किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। इसको लेकर अब बड़ी खबर यही है कि रोड मैप में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरे को आगे रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनके हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम हो और जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे होने का, तो उनका शिलान्यास है, उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से कराया जाए, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन है, मेडिकल कॉलेज है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, जेवर एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे तौर पर जिनका फायदा यूपी को मिलेगा और यूपी का संगठन और सरकार की पॉलिसी यही है, जो योजना है, रोडमैप है कि फायदा यूपी को मिले, लेकिन उसका सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के हाथों से जाए, जिसका चुनावी फसल जिसकी काटी जा सके। जी बिल्कुल। और यहाँ पर कितना फायदा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को मिलेगा, और इसके साथ ही ये खबर भी इससे पहले आई थी कि इस बार यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बड़े मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो चुनाव लड़े। देखिए, बिल्कुल जो बड़े चेहरे हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। खुद जो सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को शायद हो सकता है कि चुनाव न लड़ाया जाए, वो पूरे संगठन की भागदौड़ चुनाव के दौरान संभाले रखें। खुद प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी पूरे चुनाव पर बारीकी से नजर रखेंगे क्योंकि संगठन पर उनकी काफी अच्छी पकड़ है और वो नीचे कैडर तक अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने में माहिर माने जाते हैं। तो ऐसे में बाकी के जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। कुछ और बड़े मंत्री हैं जो विधान परिषद से आते हैं, उनको भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन फॉर्मूला भी यही है, जो रोड मैप है, कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखा जाएगा और हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम उनके उत्तर प्रदेश में कराए जाएंगे, जिससे पूरा चुनावी माहौल तैयार किया जा सके। बिल्कुल, और चुनावी माहौल यहाँ पर तैयार हो गया। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का उसमें भरपूर इस्तेमाल भी किया जाएगा। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सीएनएन से बातचीत में अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमरुल्लाह सालेह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान मजबूत हुआ, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर उसने कब्जा किया। सालेह ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लेते हुए अफगानिस्तान से अचानक जाने के फैसले पर घेर लिया। सालेह के मुताबिक अमेरिका ने कई राजनीतिक फैसले गलत लिए, जिसकी वजह से वो भी दुनिया के सामने अपमानित हो रहे हैं और इसकी कीमत चुका रहे हैं। सालेह ने दावा किया कि वो तालिबान से हर हालत में लड़ते रहेंगे और उनसे हार नहीं मानेंगे। सालेह ने पंजशीर पर पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा किया। So, who do you blame for the Taliban takeover of Afghanistan and why? It's very clear. The Taliban were never under pressure in Pakistan. They used Pakistan as a support base. They were not having sanctuaries there. The whole of Pakistan was in the service of the Taliban. United States tried to incentivize the Pakistani cooperation to buy it. The more they paid, it more emboldened the Pakistanis to provide more services and more aid to the Taliban. So the issue of a nuclear state sponsoring terrorism and insurgency against our Western allies and the Afghan state was never addressed. What do you think of American attitude and behavior during this period, during this episode? Their sudden departure and leaving so many arms and ammunition, and reports that all are arms I think they are watching what they did on TV screens, and they are seeing how the world media is now dominated by negative anti-American headlines. United States, the civilization, it's a global power. It's the mightiest military power on earth, and we never wished them bad. But this shows a single wrong political judgment humiliates a superpower like the United States. It wasn't ever about the American military or about the American intelligence. It was the wrong judgment of the politicians, and I think they have started to pay the price for their wrong decision.
और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां तालिबान ने साफ किया है कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए वो 12 लोगों की एक परिषद का गठन करेगा, जिसमें पिछली सरकार के कुछ सदस्यों को भी मंत्रालय में जगह दी जाएगी। तालिबान के मुताबिक वो वहां एक मिलीजुली सरकार बनाना चाहता है। इसके साथ ही तालिबान ने ये भी साफ किया है कि वो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और उसके लिए उसके प्रयास जारी रहेंगे। तालिबान की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो सभी विदेशी दूतावासों को सुरक्षा भी मुहैया कराएगा। तालिबान ने भरोसा दिया है कि वो अलकायदा समेत किसी भी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने देगा। वहीं पंजशीर के मुद्दे पर तालिबान ने साफ किया है कि वो अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में हिंसा नहीं चाहता और कोशिश है कि बातचीत से मुद्दा सुलझ जाए। और नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, अब यहाँ कहा जा रहा है तालिबान द्वारा कि जो पुराने सरकार के जो कुछ सदस्य होंगे उनके साथ हम समर्थन लेकर फिर सरकार बनाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो क्या तैयार है? कई तो सांसद वहां से निकलकर भाग आए हैं और जो वहां पर मौजूद भी है वो तालिबान के खिलाफ है। देखिए, सिर्फ सांसदों की बात नहीं, अफगान के जो नेता हैं वो लगातार तालिबान के संपर्क में और तालिबान के नेता अफगान के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछली सरकार से मतलब ये भी है कि जो राजनीतिक दल वहां मौजूद थे अब तक उनसे भी अफगान के नेताओं की बातचीत जारी है। हामिद करजई हुए या तमाम दूसरे लोग हुए उनकी बातचीत लगातार तालिबान के नेताओं से जारी है कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो और सत्ता जो नई सरकार बने उसमें किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो तालिबान की कोशिश है कि जो नई सरकार बने उसमें तमाम लोगों को जगह दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में विरोध न हो। देखिए, पश्तून समुदाय का दबदबा है तालिबान में और तालिबान ने इस बार एक कोशिश की थी कि उज्बेक और ताजिक को भी अपने साथ लें और उन इलाकों पे पहले कब्जा किया था जहां उज्बेक और ताजिक समुदाय के लोगों की अधिकता थी, जहां वो लोग अधिक थे। तो बाकी जो हिस्सा है, क्योंकि 40% के आसपास पश्तून समुदाय के लोग हैं, बाकी दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो तालिबान की कोशिश है कि तमाम समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चला जाए ताकि आने वाले वक्त में तालिबान जो भी सरकार बनाए उसमें अस्थायित्व ना हो, यानी जल्द सरकार गिरने की कोई संभावना ना हो, किसी तरह का विरोध ना हो। और इसीलिए तालिबान की कोशिश है कि पंजशीर में, जो कि अभी इनके दबदबे से बाहर है, इनके प्रभुत्व से बाहर है, वहाँ के लोगों से भी बात की जाए, वहाँ के नेता से बात की जाए और किसी तरह से पंजशीर को भी अपने विश्वास में लेकर सरकार बनाने में उनकी भूमिका रखी जाए और आने वाले वक्त में किसी तरह के विरोध को खत्म किया जाए। बिल्कुल, विश्वास में लेने की कोशिश जरूर कर रहा है तालिबान, लेकिन उस पर कितना भरोसा किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच देश छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट से आज जो तस्वीर सामने आई उसने फिर साबित कर दिया कि वहां हालात कितने खराब हो चुके हैं। लोगों की भारी भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर डटी हुई है। अफगानिस्तान के नागरिक किसी तरह से बस देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि उन्हें संभालना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। कोई भी इस एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर है तालिबान का कब्जा, क्योंकि फिलहाल अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं एयरपोर्ट के भीतर और वो सब सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसकी एक और तस्वीर काबुल से आई। वहां पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर जुटी दिखाई दी। बैंक बंद होने से वहां लोगों के सामने पैसों की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने की परेशानी भी अब उनके सामने खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान भले ही बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग पैदल चलकर वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सहायता उनको नहीं दी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 16 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही जितने लोग भी अफगानिस्तान से उनके साथ आए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। कल ही 78 लोग अफगानिस्तान से भारत वापस लौटे हैं और उनमें से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर गए थे और अब इन सभी लोगों को कोरोना
क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि उससे पहले भी जो नागरिक यहां लौटे थे उनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और कल जो विमान एयर इंडिया का यहां पर इन अफगानी नागरिकों को लेकर आया उसमें से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी उन लोगों में शामिल थे जो कल अफगानिस्तान से आए लोगों से मिले थे। तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से 3 सिख जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर आए थे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनके संपर्क में आने के कारण मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। देश के अलग अलग शहरों के सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूपों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों और 40 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया गया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने हमेशा ही सिख समाज का साथ दिया है। वो निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करते हैं, इसलिए दुनिया भर में चमक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे स्वरूप का जो एक तरीका होता है उसके साथ भारत में लाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के 2 मंत्रियों का रिसीव करना, ये मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी जात बिरादरियों के लिए इसमें उपदेश साझा थे। उसका जो स्वरूप को सम्मान स्वरूप लाए हैं उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है और इसके लिए मोदी जी की सरकार, उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु साहिबान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इतने सम्मान के साथ काबुल से भारत लाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी का करते हैं। पंजाब के बीजेपी नेता राजेश हनी ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय वायुसेना का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सुरक्षित पावन स्वरूप भारत लाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ भाई हिम्मत सिंह, भाई कुलराज सिंह और भाई धर्मेंद्र सिंह का भी आभारी हूं, जिन्होंने काबुल से वो साथ लेकर के आए और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और मुरलीधरन जी स्वरूप जो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से सुरक्षित जो है वो गुरुद्वारा साहब में लेकर गए। अमृतसर वासी की ओर से केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब गुरुद्वारे के सदस्य जगजीवन सिंह ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सिखों के सम्मान के प्रतीक को सम्मान दिया, सुरक्षित लाने का काम किया है, देश भर के सिख समुदाय के लोग आज अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जो जीवित स्वरूप, जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को, और उनको सम्मानपूर्वक यहाँ हिंदुस्तान में लाने का काम किया है, जिसमें पुरी जी और पूरे केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, खासकर मोदी जी ने। इसके लिए हम तहे दिल से पटना साहिब की जनता, पटना साहिब के मेंबर होते हुए पूरे बिहार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके मान सम्मान के लिए हम नितिन जी को सिरोपॉव दिया है ताकि ये मोदी जी तक पहुंच सके और उनका शुक्रिया अदा कर सकें।